क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है। तो गाइस आपको पता है सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, जैसे आप, मैं, हम, तुम। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। बी आप देख पा रहे हो, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इज करेक्ट हियर, यानी कि बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण वह होता है जो संज्ञा शब्द की विशेषता, यानी किसी चीज़ की विशेषता बताए, वो उसको विशेषण कहा जाता है। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें आप अगर क्वेश्चन में जाएंगे सी में, देखिए ऑप्शन सी में, मेरी गाय काली है। यहाँ पर जो गाय है ना, उसकी विशेषता क्या है, वो काली है। उसकी विशेषता बताई गई है कि गाय कैसी है, काली है। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है ने किस कारक का चिन्ह है। तो आपको पता है जैसे कि कर्ता, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, ने, तो किसका, ये ने किसका कारक है, तो कर्ता का है। कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या होता है, को, कर्म का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्ता। तो आंसर ए बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है 4th नंबर का, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर आप सी पर अगर देखेंगे तो प्राण, यानी प्राण हो गया, वायु हो गया, आंसू, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, ठीक है, दर्शन, ये सभी क्या हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग मैंने आपको बताया है, उसके आगे अच्छा, अच्छा या फिर मेरा लगा के देखते हैं इसमें क्या है। मेरी इच्छा, ये मेरी इच्छा होगी, मेरा इच्छा तो नहीं होगा, तो ये तो स्त्रीलिंग है। मेरा राष्ट्र, बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पुल्लिंग है राष्ट्र, क्योंकि मेरी रक्षा हो जाएगा, मेरी योग्यता हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सारी ये जो स्त्रीलिंग हो जाएंगे, और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखते हैं, मेरी, जिसके आगे मेरी आ जाएगा वही स्त्रीलिंग होगा, मेरा नहीं आना चाहिए। तो ये होगा मेरा उपहार, तो ये तो गलत हो गया। मेरा ग्रंथ, ये गलत हो गया। मेरा मस्तिष्क, बिल्कुल गलत हो गया। मेरी रचना, यानी कि मेरी रचना, मेरा रचना नहीं होता, मेरी रचना होता है। तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइज है मैं तस्वीर देखता हूँ, वाक्य का भूतकाल में यूज करना, मतलब प्रयोग करिए। तो भूतकाल में मैं तस्वीर देखूंगा, आंसर ए ही इसका सही होगा। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है मैं लड़का चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य में कर्म वाच्य में होगा। यह वाक्य कर्म वाच्य में कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ये लड़का चिट्ठी लिखता है तो उसको कर्म वाच्य में बदलना है, यानी कर्म पर प्रधान, कर्म को प्रधान बनाना है। तो यहाँ पर आप डी को देखिए, लड़के से चिट्ठी जो है ना लिखी जाती है, यानी कि लड़के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो प्रधान कौन है, तो कर्म है। लड़का क्या कर रहा है, तो चिट्ठी लिख रहा है, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या क्या लिख रहा है, यहाँ पे जहाँ पे क्या शब्द आ जाए, क्या लिख रहा है, तो वो कर्म पर जाएगा। और चिट्ठी लिखता है, कौन लिखता है, तो वो लड़का, तो यहाँ पे कर्ता हो जाता प्रधान। यहाँ इसका आंसर जो है ना वो डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया अशुद्ध वाक्य को वाक्य चुनिए। तो देखते हैं अशुद्ध क्या है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, बिल्कुल सही है। अध्यापिका ने कहानी सुनाई, बिल्कुल ठीक है। लड़के ने रोटी खाया, लड़के ने रोटी खाया नहीं होता है, लड़के ने रोटी खाई होती है। तो यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर सी ही बिल्कुल अशुद्ध है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है हथियार डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हार मान लेना, हार मान लेना। देखिए डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, हार मान लेना। आंसर डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार, जो बिहार है ना उसका क्रम कौन सा है। तो उसका दूसरा है, या फिर 12वां है, चतुर्थ है, या फिर 9वां है। तो बताइए कौन सा स्थान है। तो अगर आपने आंसर दिया है दूसरा, तो आप बिल्कुल गलत दे पा रहे हैं। 12वां क्या दिया है आपने, तो इसका जो आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका आंसर 12वां, बी बिल्कुल सही है। कि बिहार जो है ना वो एरिया वाइज नहीं, जियोग्राफिकली 12वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन अगला है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका हुआ था पटना, यानी कि बिहार में। आंसर बी, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है, ना कि अमृतसर में हुआ था। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है आपके लिए अशोक के जीवन में सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। तो वो कलिंग का वॉर हुआ था। देखते हैं कहाँ पर है। हाँ, तो आंसर डी है बिल्कुल, कलिंग का विजय वॉर हुआ था। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए है मगध शासक बिंबिसार
जो हर्यक वंश से थे। बिंबसार का चिकित्सक कौन था? तो उनका नाम जीवक था। आंसर इसका बी बिल्कुल सही होगा। जो मगध शासक बिंबसार थे वो हर्यक वंश से थे और इनका जो चिकित्सक था, इनकी जो फिजिशियन था उसका नाम जीवक था। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या है? बिहार में स्थित विश्व शांति, बिहार में स्थित है विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? क्या राजगीर में है, पटना में है, या फिर मुजफ्फरपुर में है, या फिर पटना गया में है? तो बताइए कहाँ है इसका। तो अगर आपने आंसर दिया है इसका राजगीर, यानी कि राजगीर, राजगृह भी बोलते थे इसका नाम पहले राजगृह था, अब इसका राजगीर बोलते हैं। तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व शांति स्तूप जो है ना वो राजगीर में स्थित है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या यानी पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? तो क्या धनबाद है, पटना है, गया है, फिर रांची है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, कि पटना जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज यानी कि सिटी जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से कैदी जेल से छूटे थे? तो वो थे, हाँ, जेपी नारायण ही थे। आंसर इसका ए ही है ऑप्शन, और आगे हम देखेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे जेपी नारायण भी जेल से छूटे थे, जिनको जेपी नारायण भी बोलते हैं, जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण जेल से छूटे थे। आंसर ए इसका हो जाएगा। और देखते हैं गांधी जी के जैसे जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं। आंसर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बताइए कौन था? तो उसका नाम था मलिक क्या हुसामुद्दीन थे, बख्तियार खिलजी थे, या फिर इब्राहिम थे, या फिर दरिया खान नुहासी थे? तो अगर आपने आंसर दिया है डी यानी कि बख्तियार खिलजी, अच्छा हाँ बख्तियार खिलजी ही थे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बख्तियार खिलजी तो है ना वो बिहार में तुर्की सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं, तुर्की सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं बख्तियार खिलजी। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा हुई थी? तो वो था राजगृह को अब राजगीर कहते हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। आंसर या इसका देखो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो घनानंद था। घनानंद के बाद कौन आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुंचता है? तो वो होता है उसको बोलते हैं विकिरण, यानी कि जो सन है ना, सन की जो रेज भारत मतलब पृथ्वी तक आती हैं वो आती हैं विकिरण के तौर पर। इसको रेडिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। जो इंग्लिश वाले हों वो समझ जाएंगे, समझने की कोशिश करें, उनको रेडिएशन बोलते हैं। और हिंदी वालों के लिए बता दी हूँ, इनको विकिरण बोलते हैं। रेडिएशन के फॉर्म में आती हैं सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, रेडिएशन इनकी यहाँ पर देखिए विकिरण। इनको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवहन क्या होता है? संवहन जो होता है मतलब जो गरम जो भाप वगैरह होती है ना, स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, वो ऊपर के लिए गरम हवा का ऊपर उठना, उसको बोलते हैं संवहन। चालन मतलब होता है हवा का एक जगह से दूसरी साइड में चलना, उसको बोलते हैं चालन। सो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट गाइस है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि जो लाल जो रंग होता है वो विक्षेपित बहुत कम होता है, मतलब स्कैटर बहुत कम होता है। आंसर आप सी देखिए इसका। नहीं, लाल रंग जो है ना बहुत ही कम विक्षेपित होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बिबग्योर, जो बिबग्योर में बी यानी कि वॉयलेट कलर जो है ना, जो सबसे पहले आता है, इसका जो विक्षेपण है बहुत ज़्यादा होता है। और बिबग्योर में जो है ना आर सबसे लास्ट में आता है, यानी कि आर फॉर रेड का विक्षेपण सबसे कम होता है। जितना आप बिबग्योर में पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि लास्ट की तरफ, वो उसका विक्षेपण कम होता जाएगा। और जितना आप बिबग्योर में आगे के लिए तरफ जाएंगे तो उसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये वॉयलेट का, फिर इंडिगो, इस तरह के रंग होते हैं। 7 टोटल कलर होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, ऑप्टिकल फाइबर। गाइज आपने देखा होगा आजकल बहुत ही ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बातें होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है ना एकदम चमकता हुआ होता है, यानी कांच की तरह होता है। ऑप्टिकल फाइबर की इसमें लाइट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी कि लाइट इससे भेजी जाती है। बोला है ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, या फिर बाह्य परावर्तन होता है, या फिर देखिए बाह्य से तो कोई मतलब नहीं है। पूर्ण आंतरिक अपवर्तन या परावर्तन। अच्छा, इसकी जो लाइट की मैं बताती हूँ, इसे ऑप्टिकल कोई फाइबर है, इसमें अगर लाइट को ट्रांसफ़र करना है तो लाइट क्या है ना ऐसे
हाँ, आंतरिक परावर्तन इस तरह से चलती है। आपको पता है परावर्तन का नियम क्या कहता है कि लाइट एक साइड से आएगी, यानी कि लाइट इधर से आई तो यहाँ से टकराएगी, इस स्लैट से टकराएगी और सीधे यानी डायरेक्ट परावर्तन कर जाएगी, और फिर जब इस यहाँ पे अगर कोई चीज़ मिली इससे टकराएगी तो फिर इससे इस तरह से जाएगी। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट है उसका ट्रांसमिशन इसी तरह से होता है, यानी कि लाइट को भेजा गया तो इस माध्यम से यहाँ पर गई, इस पर टकराई, फिर नीचे के लिए इस पे परावर्तन हुआ, फिर यहाँ टकराई, फिर नीचे, तो इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसका आंसर जो है ना वो ए हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, देखिए आंसर सही है ए। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का यूज़ किया जाता है? तो उसको कहते हैं ऑल्टीमीटर। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल्टीमीटर सी इज़ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, पानी पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की अगर गति मापनी है फिर दर मापनी है तो उसके लिए कौन सा उपकरण यूज़ होता है? तो उसको कहते हैं बेंट यूरीमीटर। बेंट यूरीमीटर, इनके यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है अगला, रदरफोर्ड, ये वही है रदरफोर्ड जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की है। प्रोटॉन की खोज की नहीं, रदर यानी कि ईंट पर, आपने सुना ना ईंट, एक ट्रिक है ईंट पर नाच, यानी कि E4 इलेक्ट्रॉन, ईंट टैफोर्ड जे टॉमसन ने उसकी खोज की है, और P4 प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की है। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है, ये वही रदरफोर्ड है। तो इन्होंने पूछा क्या क्या है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया है। गोल्ड फाइल प्रयोग, बू प्रयोग, या फिर डबल स्लिट प्रयोग, या फिर ऑप्शन और देखते हैं क्या है, ऑयल ड्रॉप प्रयोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोल्ड फाइल प्रयोग। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो रदरफोर्ड है ना, उन्होंने जो नाभिक, देखिए कोई एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व हो गया तो उसमें इसमें नाभिक होता है, ठीक है। तो नाभिक के अस्तित्व को साबित करने के लिए उन्होंने गोल्ड फाइल प्रयोग किया। उस प्रयोग को गोल्ड फाइल कहा गया। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो तरंग की जो है ना वो उनका नाम है डी ब्रॉगली। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगी। जो कण है उनकी तरंग की प्रकृति क्या है? तो वो डी ब्रॉगली ने बताया था। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अभी समझाने का टाइम नहीं है, मैं समझा सकती हूँ, आपको बहुत अच्छे समझा सकती हूँ, और आपकी जो आम जिंदगी में आप देख पा रहे हैं चीज़ों को उस तरह से मैं रिलेट करके समझा सकती हूँ, लेकिन अभी समझाने का टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल सर पर है। तो अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, आप सिर्फ जो भी अगर नहीं समझ आ रहा है ना उसका रटा लगा लीजिए, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। आप अगर समझ में बैठ जाएंगे ना टॉपिक एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे जो ना इसकी थ्योरी निकाली जा सकती है। सो आप अभी पढ़िए, सिर्फ रिवीजन करिए। क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ अगर डैश डैश कहा जाता है तो इनको अगर कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोप, यानी कि अपर रूप कहते हैं। अब इसका कहते हैं आप बोलेंगे इसका यूज़ क्या है? अपर रूप, ये ग्रेफाइट वगैरह होते हैं ना, ये मतलब ग्रेफाइट हो गया, इसको आप देखेंगे ये रोड में भी, इनके रोड आजकल जो रोड बनाए जाते हैं ना उनमें भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। हीरा हो गया, डायमंड, इनका कार्बन, ये काफ़ी सारी इनके आजकल में यूज़ है। इनमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं इनमें उनमें काफ़ी इनका यूज़ होता है ग्रेफाइट की। ये अभी मैंने पहले अभी आपको फाइबर, जो इलेक्ट्रो फाइबर की बात की थी उसमें भी इसका यूज़ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है डी 28 नंबर का, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? गाइस आपको पता है कि जो तत्व जो है ना वो हमारी मेंडलीफ सारणी में, मेंडलीफ ने जो सारणी दी थी, मेंडलीफ की सारणी, मेंडलीफ की जो सारणी है उसमें टोटल 18 तत्व हैं। तो उन्होंने पूछा एक उसमें से उसमें तत्व की कोई ऐसा परमाणु हो जिसकी त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो वो होता है क्या? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। तो बताइए क्या है इसका आंसर जो है ना वो आई थिंक सी है। सोडियम की नहीं, हाँ क्लोरीन की सबसे कम त्रिज्या होती है, जो सी है ना क्लोरीन की सीएल की जो त्रिज्या है ना सबसे कम होती है। एक तत्व है, यानी कि एलिमेंट है जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दिया गया है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक एक्टिनॉइड हैं? तो टेरेनियम है, ल्यूटेशियम है, क्यूरियम है, फिर आर्बियम है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, ल्यूटेशियम एक एक्टिनॉइड है। बी बिल्कुल नहीं, एक्टिनॉइड नहीं है। अच्छा क्यूरियम है, क्यूरियम जो है ना यहाँ पर क्यूरियम हो जाएगा, यानी कि जो एक्टिनॉइड एक तत्व जो सबसे ज़्यादा एक्टिनॉइड तत्व है वो क्यूरियम है। और क्यूरियम एक कोई मतलब आर्टिफिशियली नहीं है, ये जो हमारी मेंडलीफ की सारणी जो 18 तत्व उन्हीं में प्राकृतिक रूप से इसको मेंशन किया गया है, क्यूरियम है। हाँ ठीक कहा आपने, बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लेथेनॉइड है? क्या एक्टिनियम है, फ्रेंसियम है, सोडियम है, फिर पोलोनियम है? तो बताइए क्या है लेंथेनाइड कौन सा है? तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। जो लेंथेनॉइड तत्व है उसको सेरियम भी कहते हैं। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, आवर्त अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीफ डैश को एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके, तो वो हाइड्रोजन को उन्होंने सही स्थान नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें जो क्षारीय भी होता है, ये कभी कभी क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का भी हो जाता है और हैलोजन भी हो जाता है, यानी कि और दूसरी इसकी प्रकृति हैलोजन प्रकृति का भी हो जाता है। इस वजह से इसको कोई मतलब एक स्थान नहीं दे सके। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने अस्तक सिद्धांत दिया था? तो वो थे न्यूलैंड्स थे जिन्होंने अस्तक सिद्धांत दिया था। अस्तक सिद्धांत वही होता है जब जैसे कि कोई तत्व है, यानी कि कोई ये तत्व है, एलिमेंट है, इसमें कितने, यानी कि लगभग इन्होंने बताया था कि इसमें 8, यानी कि अष्टक सिद्धांत मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसको अष्टक सिद्धांत दिया गया था ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन इनको कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो वो शक्तिकांत दास जी को बनाया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो वो मॉरिशस गए थे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉरिशस। आंसर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में सबसे तेज यानी 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो रोहित शर्मा बने हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोहित शर्मा इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? तो 9th क्लास से इन्होंने प्रारंभिक शुरुआत से ही मतलब जीवन रक्षक, आप अपनी लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं उस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अच्छा है ये पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, लेकिन ये सब किताबी भाषाएं होती हैं, हमारी आम जिंदगी में तो कुछ फॉलो होता ही नहीं है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। फिलहाल आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9th क्लास से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं, जो टाइगर है ना, टाइगर भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। टाइगर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो हाथी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में पाए जाते हैं, नहीं कर्नाटका में, केटीके में। अगर आपसे पूछा जाए लॉयन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा लॉयन पाए जाते हैं। तो टाइगर और गिद्ध जो है ना वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? क्या गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है? क्या हो सकता है? आंध्र प्रदेश होएगा। हाँ, आंध्र प्रदेश ही है, क्योंकि इतना कम बजट है फिलहाल। आंध्र प्रदेश है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी है कि जो 3 लाख है ना, वो थोड़ा आइडिया लगाना कि 3 लाख और 70,000 का जो बजट है ना, तो वो क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का तो बहुत ज़्यादा बजट जाता है ना। 8 लाख के समथिंग तो यूपी का ही है। तो इनका गुजरात और महाराष्ट्र का कितना होगा? फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। हाल ही में किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो वो हैं आदित्य मेहता हैं, गीत सेठी हैं, फिर पंकज अडवाणी हैं। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई चैंपियनशिप जीता है। नहीं, आदित्य मेहता जी हैं। आंसर इसका बी है। सॉरी गाइस, सॉरी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में मिलिंद रेंगे का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो लेखक थे, क्रिकेटर थे, पत्रकार थे। तो वो क्रिकेटर थे। जो मिलिंद रेंगे थे उनका निधन हो गया, वो क्रिकेटर थे। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक लायन ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? एम मोहन, राजेश निर्वाण, नमिता गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर जो है ना वो नमिता गोखले हैं। यानी कि लाइफ
ऑन मार्स, इन मार्स पर लाइफ कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन जो है वो नमिता गोखले जी के द्वारा किया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयना मृतम 2.0 नामक एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की गई है? तो वो की गई है हिमाचल प्रदेश में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो वो हैदराबाद में ये बनाया गया है रिकॉर्ड, इनकी 24 घंटे लगातार वो है ना नृत्य करते रहे 139 कलाकार। तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में किस देश ने BOP IGO की अध्यक्षता संभाली है? तो वो है अपना प्यारा भारत। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइज अगला आपके लिए है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो गोवा, मुंबई या नई दिल्ली? तो इसका जो आंसर है वो नई दिल्ली है। आंसर सी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में ये पूषा मेला शुरू किया गया है, यानी पूषा कृषि मेला विज्ञान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन आपके लिए है, कहाँ पहुँच गई मैं, 1 मिनट, वनडे एग्ज़ाम, हाँ ठीक है, थोड़ा आगे पहुँच गई हूँ गाइस, बस जस्ट वेट। कृषि मेला, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हाल ही में, हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 48 नंबर का, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 8,08,0737 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? मैंने अभी बताया था 8 लाख के करीब किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभय सिंह बिल्कुल नहीं, राजीव कुमार तो ऑलरेडी थे ही, तो ये तो अब नहीं है, अभी नए आए हैं, उनका नाम है विवेक जोशी। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विवेक जोशी जी ने नए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो वो LIC ने की है। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा जो है ना वो LIC ने शुरू की है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या कोच्चि में किया गया है या फिर मुंबई में, विशाखापट्टनम में? तो अगर आपने आंसर दिया है बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन गाइस अगला है, क्वेश्चन गाइस आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो क्या उड़ीसा ने, आंध्र प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? यानी कि अतिरिक्त जो अन्न भाग्य के अंतर्गत उसके अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी, कर्नाटक, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका जो आंसर है वो ए है, कर्नाटक सरकार 5 किलो अतिरिक्त उपलब्ध कराएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो हाल ही में इसमें देखो कतर तो है नहीं, ब्राज़ील भी नहीं था, ईरान है, तो कतर शामिल हो भी नहीं सकता, ब्राज़ील ही शामिल हुआ होगा। आंसर सी इसका सही होना चाहिए। आंसर सी, हाँ सी बिल्कुल सही है, अभी OPEC प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह? तो इसका आंसर है शायद ये मोहम्मद शमी है, हाँ मोहम्मद शमी जी हैं। मोहम्मद शमी जो है ना वो 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो मोहम्मद शमी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है 56 नंबर का, हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है इसमें क्या M मोहन को, राजेश निर्वाण को या फिर मृत्युंजय श्रीकांतन को? तो इसका जो मृत्युंजय श्रीकांत को आई थिंक किया गया है। सी बिल्कुल सही है, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल मृत्युंजय श्रीकांत के गाइस मुझे पता है ये नाम याद नहीं रहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि आप देख रहे हो याद नहीं रहती, लेकिन एक बार नज़र पड़ जाए ना तो फिर आप जो ना आपके पास ऑप्शन आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा नाम हमने सुना था और इस मिनिस्ट्री से सुना था, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है।
जैसे कि हम आपको आप जब इसको आंसर को मुझे पता है रट नहीं पाएँगे, तो आप जब देखेंगे ना, तो आपकी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो एक आइडिया लगा लेंगे, हाँ, इस तरह का क्वेश्चन में इस तरह का हमने ऑप्शन पढ़ा था। तो जिसका आंसर जो है ना वो सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मृत्युंजय श्रीकांत उप सचिव बने हुए हैं वित्त विभाग व्यय विभाग में। सो अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 8,08,000, अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश, फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो सलिल पांडे को किया है, बिल्कुल इसका ए सही हो जाएगा। सलिल पांडे को एसबीआई कार्ड ने एमडी और सीईओ अपना नियुक्त किया है। सलिल पांडे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या ब्राज़ील ने, अर्जेंटीना ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो बताइए किसके साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है? तो ये है अर्जेंटीना के साथ में। हाँ, अर्जेंटीना के साथ में हमारा एमओयू साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, यानी अर्जेंटीना के साथ में। किस पर अन्वेषण करेंगे, किस पर रिसर्च करेंगे? तो हम लिथियम को जो है ना वो एक्सकवेट करेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो वो किया है क्या मुंबई में, पुणे में, नई दिल्ली में? तो वो किया गया है मुंबई में, आंसर इसका नहीं, नई दिल्ली में किया गया है। अच्छा हाँ, मराठी है ना, तो ये मतलब एक ये चीज़ याद रखिए, जैसे मराठी से आप समझेंगे मुंबई या पुणे समझेंगे, तो आप ऐसे याद करिए मराठी था लेकिन था नई दिल्ली में, ठीक है? तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो वो किया गया है क्या श्रीलंका, भारत या सिंगापुर? तो भारत को किया गया है। मैं आपको बता दूं, अभी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन में हमारे किसी एक कैप्टन को मतलब उनको एक अवार्ड भी दिया गया है। तो हमारा आंसर जो है अभी हो जाएगा, हमारा अभी भारत को जो है ना चुना गया है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? तो वो शायद गुजरात है, बिल्कुल गुजरात ही है ना, ऑप्शन को देख लेते हैं, हाँ और गुजरात ही है। गुजरात ने जी सफल योजना शुरू की हुई है। अगला क्वेश्चन है, किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में माना जाता है? तो वो हैं हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान जो है ना वो आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में याद किए जाते हैं। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, कथक जो है ना वो यूपी से है। कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो वो है लखनऊ घराना नहीं, उनका घराना है पटियाला, नहीं लखनऊ है ना, हाँ, क्योंकि यार कथक तो वैसे भी यूपी से है। कथक कहाँ का है? तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, और बिरजू महाराज भी तो फिर यूपी से ही होंगे ना, तो ये लखनऊ घराने से रिलेट कर सकते हैं आप इनको। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो आगरा, किराना, खुर्जा या फिर बनारस? तो उनका जो संबंध है वो आगरा घराने से है। आंसर ए इसका सही हो जाएगा। भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आगरा घराने से है, किराना घराने से है, सॉरी। आंसर इसका जो है ना वो बी हो जाएगा। आंसर बी इज़ करेक्ट हियर। किराना का आज बहुत गलतियाँ हो रही हैं मुझसे। निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है? मणिपुर राज्य का फूल जो है ना, क्या फॉक्सटेल ऑर्किड है, शुरुई लिली है, गुलाबी रोडोड्रैगन है, या फिर रेटुशा है? तो इसका जो आंसर है वो शुरुई लिली है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरुई लिली। आंसर बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइस अगला है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो क्या ये भी नहीं बता सकते? तो सारस जो है ना वो अपने उत्तर प्रदेश का है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो भारतीय रोलर बिल्कुल नहीं, क्रेन नहीं, उसका है इंडियन बस्टर्ड करके, IB इनकी, हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोलते हैं, GIB, गिब। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना वो राजस्थान का राज्य पक्षी बोला जाता है। तो आंसर बी इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में, देहरादून में, नागपुर में, एर्नाकुलम में? तो इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देहरादून में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आंसर मैसूर में स्थित है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका जो मैसूर। अब खाद है तो अच्छा मैसूर,
देहरादून। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है कोलंबो किस देश की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है? तो वो है श्रीलंका। आंसर देखिए, हाँ श्रीलंका डी हो जाएगा क्योंकि कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलहाल इसकी राजधानी श्रीवर्धनम को कर दिया गया है। क्वेश्चन गाइस अगला है, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो नेपाल में चलता है रुपया, पाकिस्तान में चलता है रुपया, श्रीलंका में चलता है रुपया, म्यांमार में रुपया नहीं है, म्यांमार में रुपया नहीं चलता। आंसर इसका डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो उसको बोलते थे अनुराधापुरा। अनुराधापुरा श्रीलंकन की पहली राजधानी हुआ करती थी। फिर उसका कोलंबो हुआ। फिलहाल में उसका श्रीवर्धनम उसकी राजधानी है श्रीलंका की। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, हॉकी से, पोलो से, फुटबॉल से। तो बताइए, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है ना वो है किससे संबंधित है? तो वो है हॉकी से। आंसर बी आप देख पा रहे होंगे, बी बिल्कुल सही दिया गया है। आंसर आप बी देखिए, बिल्कुल सही दिया है, यानी हॉकी से संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। अगला क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन आपके लिए है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो क्या फुटबॉल से, टेनिस से या फिर हॉकी से? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, हॉकी से मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ना वो संबंधित है। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, टू स्टेट्स के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं, रोहित शर्मा है, फिर अमीश त्रिपाठी है, देवदत्त पटनायक है। तो इसका आंसर जो है ना, टू स्टेट के लेखक जो है ना, देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चेतन भगत सिंह टू स्टेट्स के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, बी कमिंग, अच्छा ये सबसे तरी रुकी है ना, ये मिशेल ओबामा की है। बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिशेल ओबामा। आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह ने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है? तो ये है मनमोहन सिंह जी की, मनमोहन सिंह जी ने लिखी है। मनमोहन सिंह। आंसर डी बिल्कुल सही है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिखी हुई है। क्वेश्चन गाइस अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको पता है ये सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, यानी कि आंसर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है, उपवेद है। और इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें कला और संस्कृति के संगीतों के बारे में बताया गया। यजुर्वेद जो है ना, इसका संबंध जो है ना वो कला और संगीत के बारे में बताया गया हुआ। तो आंसर इसका सी होना चाहिए, सी युद्ध। अच्छा यजुर्वेद है, ओ सामवेद में बताया गया है ना, सामवेद जो है ना, सामवेद में कला और संगीत है। यजुर्वेद में है ना युद्ध के बारे में बताया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना वो डी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो उसको कहते हैं क्या, निरुक्त, व्याकरण, छंद या कल्प? तो आंसर अगर आपने दिया है डी बिल्कुल सही दिया है, यानी कि वेदों का जो है ना जटिल शब्दों के अगर अर्थ निकालने हैं, व्याख्या करनी है, तो आप निरुक्त को पढ़िए, यानी कि आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन जो है ना वो 81 नंबर का है और अब क्वेश्चन हमारे मैथ हो चुके हैं। तो देखते हैं, चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, अनुपात 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखें। तो गाइस पता है कुछ बच्चे अवरोही क्रम और आरोही क्रम भूल जाते हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे, क्या मतलब अवरोही क्रम में कहाँ से शुरुआत करें। अवरोही में देखो 4 अक्षर होते हैं, ठीक है, तो मतलब ये बड़ा है। आरोही लिख के देखिए आप, आरोही में 3 है, ठीक है, मतलब ये छोटा है। आप शब्द देखिए, ये आरोही छोटा है, तो इसका मतलब अगर आपसे आरोही पूछा जाए तो शुरुआत पहले छोटे से कीजिए। छोटा यानी कि कोई मतलब अगर डिजिट छोटा दिया हुआ है तो उसको जैसे छोटा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे लिखना है। अगर आपसे अवरोही में पूछा जाए तो मतलब ये बड़ा है, तो आपको लिखना है 3 लिखना है, 2 लिखना है, 1 लिखना है, इस तरह से, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से लिखना होता है। तो आप
उम्मीद है आप इस तरह से हमेशा याद रखेंगे और ये कभी मतलब ये निमोनिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे जब भी अगर आप अवरोही और आरोही में कंफ्यूज होते हैं तो। ठीक है गाइस, फिलहाल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पूछा गया है अवरोही, तो हमने क्या देखना है, अवरोही देखना है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है। तो पहले देख लेते हैं इसमें है 5:3, 7:5, 6:4। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो 5 एकन सॉरी 3 एकन 3, तो कितना इसका हो जाएगा 1.3 तिछाक 18, फिर तिछाक 18 यानी कि 1.6666 आएगा। इसका कितना आ जाएगा देखते हैं, इसमें कॉमा लगाते जाएं। 5 एकन 5 पॉइंट लगाएं, 5 चक्कू 20 यानी कि 1.4 आएगा। कॉमा लगाइए, देख पा रहे हैं इसको। 4 एकन 4 और पॉइंट लगाइए, 4 पंचे 20 आया ना। तो देखिए अब इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा तो यही है ना 5/3 वाला, यानी 5। आप यहाँ पर लिखिए 5/3 ग्रेटर देन। अब इससे बड़ा कौन है, इससे छोटा कौन है, तो ये है 6/4 वाला, यानी कि 6/4 ग्रेटर देन किससे बड़ा है, तो लास्ट में कौन बचा है 7/5। ठीक है, तो देखिए आंसर किसमें दिया गया है 5 6 7, यानी कि 5 7 6 5। ये आंसर सी देखिए आप, सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो गाइस सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें और समझेंगे। यानी कि दो साझेदार हैं, उनमें से ए और बी ने मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 यानी कि पूंजी निवेश की है। तो हम देखते हैं, नीचे आप आइए यहाँ पर, ए प्लस बी ने टोटल कितना निवेश किया है, तो इसने किया है 6,000 टोटल निवेश देखते हैं। ठीक है, और 8,000, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 8 14, यानी कि 14,000 निवेश हो गया। ठीक है, फिर कहते हैं कि व्यापार में निवेश किया है, यदि उनको 5600 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, यानी कि दोनों ने मिलकर इतना निवेश किया है और दोनों को लाभ इतना हुआ, इतना कि 5600 हुआ है। तो क्या मतलब इसका है, इसका मतलब है कि 14,000 तो निवेश किए गए हैं, यानी कि इन्वेस्ट किए गए हैं। आई इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना हुआ है इन दोनों को, वो हुआ है 5600 का। तो अब बताइए 14,000 पर 5600 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हम 1 रुपया की चलो बात करते हैं, 1 रुपया इन्वेस्ट करते तो प्रॉफिट कितना आएगा, यानी कि 56/14 आ जाएगा ना, 14,000। लेकिन पूछा गया है ए, आप यहाँ पर देखिए ए का पूछा गया है, ए का हिस्सा प्रॉफिट में क्या होगा, और ए ने किया कितना इन्वेस्ट था 6,000। तो हम इसको 6,000 में देखेंगे, तो इंटू क्या करेंगे, इंटू 6,000। ठीक है, 6,000। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 0 डबल 0 यहाँ पर है, डबल 0 से डबल 0 कैंसिल। ठीक है, अब 14 से काटिए 56 को, 14 एकन 14, 2 28 14 चौको 56, 4 आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 400 इंटू 60 ही बचा ना इधर। अब आप मल्टीप्लाई करिए, कितना 4 छंगे 24 डबल 0। ठीक है, 24 डबल 0 आ जाएंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा 2400। हाँ, तो आंसर जो है ना 6 का 2400, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 6,000 था 14, अच्छा मैंने यहाँ पर 1400 लिख दिया था ना, 3 0 थे भाई, मैं कहूँ तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 60 नहीं बचेगा, ये वाला 0 कैसे कैंसिल, ये वाला 0 कैंसिल, तो यहाँ पर
6 चौक 24, हाँ ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ठीक है, तो 4 छेंगे 24, 24 और डबल जीरो ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1400 लिख दिए थे बल्कि 14,000 थे ये, ठीक है। तो आंसर इसका 2400 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 6,000 और 8,000 था, और इन टोटल इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कितना हुआ था, तो 5600 का हुआ था। तो हम टोटल से निकालेंगे ना, और उससे निकाल के हम एक का निकालेंगे, एक का जो है ना ए बचा। और अगर आपसे पूछा जाए बीघा कितना है, तो क्या करेंगे आप, यानी कि 5600। अगर आपसे पूछा जाता बीघा कितना है, तो आप क्या करते, आप जो है ना, यहाँ पे बताती हूँ आपको, आप यहाँ पे बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाता कि कितना है बीघा, तो क्या करते आप, 5600 डिवाइड में भाई 14,000 टोटल वाला आता, 14,000 इंटू, और उसने कितना निवेश किया था, 8,000, तो 8,000 हम कर देते। अब वही 8,000 का 3 के 3 जीरो कट जाते, और 14 चक्कू 56, 4 और 8 से 4 गुणा मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, 8 चक्कू 32, इसका हो जाएगा 3200। तो इसका 3200 हो जाएगा, बी का 3200 हो जाएगा, एक का हो जाएगा 2400। आंसर जो हमारा फिलहाल इसका ए का पूछा गया, तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2400 ही दिया गया हुआ है। इनका करने का मेथड शायद दूसरा है ना, हाँ कुछ इसी प्रकार का है, पता नहीं। सो गाइस आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि ए और बी और सी, ए बी और सी एक कोई काम है को क्रमशः 6, 12 और 14 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये एक सब साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में अच्छा कितना। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी, आसानी से कर सकते हैं। क्या करें आप, मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसा करें, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है। ए ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन। बी ने कितने दिन करा है, तो 12 दिन। और सी ने कितने दिन किया है, तो 24 दिन, ठीक है। अब इन तीनों का निकाल लीजिए आप एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 24, आप निकालते रहिएगा, हमने आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, 24 आ जाएगा। अब देखिए, अब 6 का एक दिन का काम कितना होगा, 6 चक्कू 24, 6 एक दिन में जो है ना वो 4 काम करेगा। अच्छा 12 वाला नहीं, बी वाला जो है ना वो 12 काम करता था, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 दूनी 24, 2 करेगा। और जो सी है ना वो एक दिन में कितना करेगा, तो काम एक ही करेगा, ठीक है। तो अब एक दिन में टोटल काम अगर तीनों कर रहे हैं, तो ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 2, एक दिन का काम है ये, ठीक है। और सी कर रहा है 1, तो एक दिन में टोटल अगर तीनों ये काम करेंगे तो कितना करेंगे, 4 2 1 6 1 5 7, यानी टोटल तीनों काम करेंगे तो 7 काम करेंगे। और कितना काम कितना है, तो 24 है। काम कितना है, 24 है, क्योंकि हमने अभी एलसीएम से ही निकाला, काम कितना हमारा 24 आया था। और एक दिन का काम कितना हो गया, 7, जो तीनों मिलकर कर रहे हैं तब। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो डिवाइड काट लेते हैं, देखते हैं कैसे आंसर आता है। तो 7 तिमा 21 इक्वल्स टू 7 तिमा 21 बचा कितना, आंसर देखो इसमें दिया गया है, ठीक है। तो बचा कितना, 3/7, यानी कि 3 सही 3/7 आंसर कहीं दिया गया। हाँ तो आंसर देखिए, आप सी देख पा रहे होंगे, उम्मीद है आपको आंसर दिख रहा होगा। आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, सी 3 सही 3/7 दिन। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, इनका भी करने का मेथड यही है फिलहाल। अगला है क्वेश्चन आपके लिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 6 8 से पूर्णतः विभाज्य किया जा सके। तो क्या करें आप, जब भी ऐसे पूछा जाए तो इनका एलसीएम ले लीजिए। तो देखते हैं कि इनका एलसीएम, तो देखते हैं 3 4 6 और 8, इनका एलसीएम जो है ना वो कितना आएगा, 24 आना चाहिए। 2 से करके देख लें पहले, ठीक है कर लेते हैं। तो 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूमा 4, 2 तीमा 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करके देख लेते हैं। देखते हैं 3 फिर नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दिमा 4, अच्छा 3 ने बचा है ना, 3 एकम 3, 3 फिर यहाँ पर 3 एकम 3 और 2, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24। हाँ इसका जो एलसीएम जो आया है वो आया है 24, ठीक है।
अब याद रखिएगा एलसीएम कितना था 24 में, इसको इरेज करती हूँ। जो एलसीएम कितना था फिलहाल यहाँ पर एलसीएम जो था वो 24 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 24 को जो ये वाली जो संख्या है ना इससे भाग देंगे, 24 से इसको भाग देंगे, 24 से भाग दो और जो हमारे पास शेष बचेगा ना 54 74, क्योंकि हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा 24 दूनी 48 होता है, ये बचाएगा 14 माइनस 8 गया तो 6 बचा, 7 का कैरी लिया तो हो जाएगा, फिर ये जाएगा 2 ही जाएगा, फिर ये 48 हो जाएगा नीचे 48, फिर बचेगा ये 17 माइनस 8 कितना बचा 9 और 1, तो यहाँ पर 4 हमने लिया। अब यहाँ पर 24 को अगर हम 8 बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ के देखिए तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 192, बचा कितना 2। अब तो कुछ ले ही नहीं सकते तो क्या करेंगे, अब हम 24 माइनस 2 22 को अगर हम 5474 में जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 5474 में अगर आप 22 को जोड़ देंगे, 4 2 6 7 8 9 4 और यानी 5496। अब ये पूरी तरह से 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से कटेगा, तो वो संख्या कौन सी हमने जोड़ी, तो हमने 22 जोड़ी। आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट हेयर। हाँ, तो इनका भी मेथड वही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या है। तो ए बी का 2 गुना है। आप इसको पता है कैसे क्या करें, आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के ऐसे करें, जैसे कि ए लिख लिया, ए लिख लिया, बी कितने नंबर दिए गए हैं, फिर दिया गया है सी, फिर आगे दिया गया है डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, पहले लास्ट से चलो, डी जो है ना वो सी का 3 गुना है और आधा भी कहीं दिया गया हुआ है। देखो बी डी का आधा है, अगर मैं इसको यहाँ पर देखिए डी बोलता है डी सी का 3 गुना, डी जो है ना वो सी का 3 गुना है, तो मैं क्या करती हूँ इसको 3 गुना मान लेती हूँ। उनका ये है, अगर 3x इसको मान लूँ तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और हम मतलब कटापिट मतलब उसको डिवाइड में कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब आधा लिखें या फिर 1.5 लिखें, ऐसे लिखने की कोशिश नहीं करेंगे हम। हमें जहाँ तक कोशिश होगी हमारी, पूरा पूरा नंबर लिखने की कोशिश करेंगे। फिर देखो ये वाली लाइन हमने पढ़ ली, यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन हमने पढ़ ली है कि डी जो है ना वो सी का 3 गुना है। ठीक है, अब ये वाली लाइन पढ़िए, बी डी का आधा है। अब बी जो है ना वो डी का आधा है, अब हमें आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का आधा करेंगे तो फिर हमारा डिवाइड में जाएगा, तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, फिलहाल ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको 6 मान लेते हैं। डी जो हमारा, अगर हम इसको मान लें 6x, ठीक है, तो इस वाली लाइन को एक बार पढ़ें आप, डी सी का 3 गुना है, तो डी अगर 6 है तो सी का 3 गुना है, तो इसका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये 2x हो जाएगा ना, 2 3 6 हो जाएगा। सी जो है ना, यानी कि डी सी का कितना हो गया, 3 गुना हो गया ना, देखो 2x और ये 6x। ओके, अब आगे क्या है, बी डी का आधा है, जो बी है ना वो डी का आधा, मतलब ये हो जाएगा डी का आधा, तो 3x हो गया। देखिए अब बी डी का आधा हो गया। फिर आप पहली लाइन को पढ़िए, अब ये पढ़िए, ए बी का 2 गुना है, ए जो है ना वो बी का 2 गुना है, यानी कि बी कितना है 6 है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 6x। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इस चीज़ों को मत ध्यान में रखना, क्योंकि हमने क्या क्या एक डेमो लिया था कि क्या ऐसे हो सकता है, फिर हमें आधा टुकड़ों में करना पड़ता, और टुकड़े जो है ना फिर हमें वो मल्टीप्लाई करने में और जोड़ने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं उसको पूरा नंबर लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास पूरा नंबर आ गया। आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जो तीसरी लाइन अगर पढ़ेंगे, डी सी का 3 गुना है तो बिल्कुल 3 गुना है। फिर दूसरी लाइन में देखिए बी डी का आधा है तो आधा भी है। फिर आगे बोला गया ए बी का 2 गुना है, तो ए जो है ना, ए देखिए बी का 2 गुना भी है। फिर पूछा गया हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया फिलहाल में, ए डी का कितना गुना है। अब हमसे पूछा गया है ए बराबर डी, तो ए हमारे पास कितना है 6x है, बराबर डी कितना हमारे पास है 6x है, x से x गया, 6 से 6 गया, बचा कितना 1 बराबर 1, तो कितना गुना है
एक ही गुना तो है, मतलब कोई गुना ही नहीं है, एक गुना है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका करने का मेथड देखिए, आप गाइस खुद देख सकते हैं कि इसको कितना कॉम्प्लेक्स लिखा गया है कि ए बी यानी कि 2 1 है। मुझे तो कुछ मतलब बहुत ही इसका अजीब ट्रिक है। अगर आप मैंने जो बताया है अगर आप सही से समझेंगे ना, बहुत ईज़ी ट्रिक है, और कितना भी बड़ा नंबर हो आप बहुत ही ईज़ी कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है। तो आपको समझ आए तो बिल्कुल वो ट्रिक अपना सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, ये बहुत ही ईज़ी होते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। छात्रों का एक समूह है, ठीक है। एक ये छात्र हैं जिसमें क्या होता है 15 अंग्रेजी बोलते हैं। जो 15 है ना, यहाँ पर रखिए आप, 15 जो है ना वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। 10 ने हिंदी चुना है, चलो 10 को हिंदी चुन लेते हैं हम। 10 हिंदी वाले हैं, 10 हिंदी वाले हैं। 5 छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, चलो 5 जो है ना वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो देखिए तो कम से कम इसमें से हम कितना ले सकते हैं, अगर इसमें से हम 5 लें, इनमें दोनों में से 2 इसमें से आ सकते हैं, 3 इसमें से आ सकते हैं। हो सकता है इसमें से 5 जो हों, मतलब वो हिंदी जो बोलते हैं वो 5 इंग्लिश वाले भी बोलते हों। हो सकता है इसमें जो 15 इंग्लिश बोल रहे हैं उनमें से 5 हिंदी भी बोलते हों। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, 5 हैं। तो पूछा गया है कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं। तो कितने विद्यार्थी, देखो 10 माइनस अगर 15 करेंगे तो बचेगा 5। 5 जो है ना वो दोनों ही भाषा बोलते हैं, और हो सकता है ये 5 15 वाले में से भी हो कि जो इंग्लिश जो 15 पढ़ रहे थे उनमें से 5 जो है ना वो हिंदी भी जानते हों, हिंदी भी जानते हों। अगर उनमें से हिंदी भी जानते हैं कि वो 2 भाषा जानते होंगे तो 10 ही तो बचेंगे ना जो इंग्लिश खाली बोलेंगे। भाई 10 ही तो हो जाएंगे, क्योंकि 15 इंग्लिश बोल रहे थे, और हमें हमें तो पता तो है नहीं ये बात, क्योंकि इन्होंने बताया कि 5 दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो वो क्या पता इन इन अंग्रेजी वालों में से ही 5 विद्यार्थी जो हों वो हिंदी पढ़ते हों, तो वो दोनों भाषाओं के ज्ञाता हो जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ इंग्लिश वाले, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो इंग्लिश सिर्फ पढ़ने वाले कितने बचेंगे, 10। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। आप देख पा रहे होंगे बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन गाइज है, यहाँ पर आप देखें 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 संकेतों, यानी कि एक दिया है R1 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं तो हमने R लिख लिया। 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, मतलब खाली आपको फंसाया गया है, साफ साफ बोला गया इनकी जो वृत्त का है ना क्षेत्रफल बताना है। 2 वृत्त दिए गए हैं, इन क्षेत्रफलों के बीच में अंतर बताना है, साफ साफ है। तो पहला हमें पता है, देखो वृत्त जो सर्कल होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल को फॉर्मूला होता है पाही आर स्क्वायर, और हमें 2 दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, एक में से माइनस करना पड़ेगा ना दूसरे को, यानी कि पहला आर और दूसरा आर। तो हम एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले क्या है, पाही का मतलब मान होता है 22/7। पहला हमारा आर क्या है, तो 14 × 14, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 2 हो गया, 2 दूमा 4, 2 दूमा 4 × 14। तो इसका 14 का अगर 44 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का 44 में मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा लगभग ये 4 चक्कू 16, यानी कि 616 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमने निपटा लिया, ठीक है, ये वाला हमने निपटा लिया है, ये वाला। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 616 माइनस, अब देखो इसका क्या आता है, तो इसको यहाँ पे करते हैं, पाही है कितना 22/7 मल्टीप्लाई R2 कितना है, तो 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर में तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 7 से 7 तो गया। अब 7 की 22 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 154। माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, माइनस 6 में से 4 गए 2, और 11 में से 5 गए 6, 5 में से 1 गया तो बचा 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो है कहीं आंसर, हाँ बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं। अच्छा, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं
का माध्य बताइए। देख गाइज, इसके टीचर्स जो है ना अलग अलग तरीके बताते हैं करने के। फिलहाल मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही नहीं, सेकेंड्स में आपके आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया प्रथम 8। अगर आपसे कोई चीज़ कभी भी नंबर कॉन्टिन्यूस दिया गया हुआ, ठीक है, मतलब उसमें जो डिफरेंस हो वो समान हो। याद रखना, डिफरेंस अगर समान होगा तभी ये ट्रिक यूज़ करना, वरना मत करना। अगर समान जो नंबर में समानता हो, नंबर के डिफरेंस में समानता हो तभी यूज़ करना। देखो यहाँ पर समानता होगी, विषम। विषम क्या होता है, यहाँ पर आप याद रखिए 1, शुरुआत के 8 रखने ना, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और हो गया 8, 2, 4, 6, 7, 1, 8, 1, 15। अब ये हो गए, ठीक है, इतने नंबर्स हो गए। वैसे ही क्वेश्चन गाइस क्या करते हैं बच्चे कि इसको ऐड जोड़ लेते हैं और डिवाइड में 8 रख देते हैं, तो वो भी तरीका आप अपना सकते हैं। लेकिन जब भी डिफरेंस समान हो, मतलब आपको एक समानता पूछी, जब देखो आप समानता देखिए, इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 2 का, इनकी 5 और 7 के बीच में 2 का है, 7 के बीच 8 के बीच में, यानी कि जो भी गैप आ रहा है 7, 1 1 कहाँ आ रहा है, इनके इसके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में 1 का गैप है, 1 का गैप है, सबके बीच में गैप समानता दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, आप इन नंबर्स को देखें, इनके बीचों बीच कहाँ पर आ रहा है। तो 4 आप डिवाइड, देखो इसको, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, आप देख रहे हैं ना। तो जो अगर बीच में 2 संख्याएं, इनको ले लीजिए आप। 7, अब इधर 3 छूट गए, इधर 3 छूट गए, बीच के 2 लिए हमने, और 7 और 9 कितना हुआ, 7 प्लस 9 को जोड़ दीजिए, डिवाइड में 2 कर दीजिए। तो हमें सब जोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना ही जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो गया हमारा, 16/2। काट दीजिए, कितना हो गया, 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो मैं उस ट्रिक से भी बता सकती हूँ आपको, जो इसमें जो मतलब मोस्टली करवाते हैं टीचर्स। जैसे कि आप देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड + 11 + 13 + 15। अब इनको डिवाइड करेंगे हम, जितने भी नंबर्स हैं, कितने हैं, 8 हैं। अब इन सबको जोड़िए, जोड़ने से कितना होगा, अब जोड़ने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, फिलहाल जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 8 1 9, 9, 5 और 3 8, 9 8 1 9, 9 9 2 18, 18 19 20 20 5 25 25 और 5 30, 30 और 3 33, 33 1 34। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। हाँ, कैरी का 3 लग गया, बचा कितना, 1 2 3, 3 और 3 6, यानी कि 64 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा, टोटल हमने जोड़ा तो हो गया 64/8, 8 8 64। आंसर आपका वही आया ना, और आपको इतना जोड़ना पड़ा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह से करें, या फिर मैंने बताया उस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर नंबर मतलब इस तरह से हूँ, मैं बताती हूँ आपको। अगर दिया गया हो, जैसे कि अगर 1 2 3 4, अगर 5 दिया हो, यानी कि इस तरह से नंबर दिया गया, तो आप बीच में ढूंढिए। अगर बीच में सिंगल नंबर बचता है, यानी कि बचता है, यहाँ पे देखिए 3 बचा ना, तो इसका जो विषम माध्य जो होगा वो 3 ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर 6 होता तो हम क्या करते, यानी कि इन बीच के 2 को जोड़ते और फिर उनका आधा कर देते, यानी कि 3 और 4 हमें 7 करना पड़ता, और 7 का आधा हमें, यानी कि 2 डिवाइड करना पड़ता, 3.5 आता है इसका। अगर संख्या बीच में मतलब ऑड है तो बीच वाला ही आएगा, और इवन है तो हमें बीच के 2 जोड़नी पड़ेगी और डिवाइड में 2 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है ना वो डी हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया इन्होंने, 16 और 40 का तृतीयानुपाती क्या होता है। अगर क्वेश्चन इस तरह के आपके पास आए तो क्या करें आप, जैसे कि ये होता है इस तरह का, 16 अनुपात तो 40 दिया गया है, फिर समानुपात लगा के 40 को एज इट इज़ रख दें, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो x ये पूछा गया है, तो पता है आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर लेते हैं हम, 16 × x बराबर 40 × 40, तो काट लेते हैं,
4 चक्कू 16 और 4 एकम 4, ठीक है। फिर 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 100। आंसर क्या हो जाएगा आपका 100। देखिए ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, पूछा गया है 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा। ठीक है, करके इससे इजी और क्या होगा, 3/8 यानी कि दशमलव के बाद एकदम समाप्त हो जाएगा अंक नंबर, तो कितना होगा। तो देखते हैं 3/8 बराबर, तो पॉइंट लगाते हैं, 0 अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 18 3 7 21, नहीं 8 1 8 2 8 3 24, 3 आया 3 24, बचा कितना 24, 6 बचा ना, फिर 0 लगाया, 8 पंचे 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 आया, बचा कितना 4, फिर 0 लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40, 40 40 पूरा कट जाएगा। अब तो कुछ आएगा नहीं ना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। तो कितने अंक आया 0 के, यानी कि दशमलव के बाद कितने 0 अंक आया, 1 2 3, 3 डिजिट आए। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब गाइस इंग्लिश के स्टार्ट हो गए, तो फिलहाल हम इंग्लिश देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये वन वर्ड्स है, वन वर्ड्स में पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, इसको सिंगल वर्ड में क्या कहते हैं। तो वर्ड है अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। तो इसको क्या सिंपैथी कहते हैं, सिंपैथी तो नहीं कहेंगे, यानी कि इसका मतलब समझिए, अ डीप सीटेड फीलिंग मतलब एक आपकी इतनी गहरी सोच है किसी से दूर होने की, मतलब कहें तो बच निकलने की, मतलब आप उससे दूर हटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो उसको एंटीपैथी कहते हैं, सिंपैथी नहीं कहते हैं। सिंपैथी होता है किसी के साथ हमें दया दिखानी है, मतलब कोई अगर दुख में है तो उसके दुख में हम शामिल हो रहे हैं, उसको सिंपैथी कहते हैं। तो सिंपैथी नहीं होगा, एलोपैथी नहीं होगा। एम्पैथी वो होता है जैसे कि कोई दुखी है, मान लिया आपके दोस्त के घर में कोई क्लेश हो गया, अब वो रो रहा है तो आप उसके साथ थे तब भी दुखी थे, अपने घर पे आए और तब भी दुखी हैं, मतलब बिल्कुल आप उसके दुख के बराबर दुखी हैं, तो वो होता है एम्पैथी। सिंपैथी क्या होता है कि उसको आप सांत्वना दे रहे हैं कि आप ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बाकी आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, फिलहाल के लिए उसको आपने सांत्वना दे दी, तो वो होती सिंपैथी। और यहाँ पर एंटीपैथी का मतलब होता है, मतलब आप जो है ना उससे कोई मतलब उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं, उस चीज़ पे जाना ही नहीं चाह रहे, तो इसका यहाँ पर आंसर है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटीपैथी। ठीक, घृणा मतलब घृणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया, तो देखते हैं क्या है, फ्यूटाइल है, फ्यूचर है, फर्नेंस है या फिर फर्टाइल है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना गलत लिखा है, फर्टाइल। फर्टाइल पता है आपको क्या होता है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन होती है, देखते ही आप समझ जाएंगे। फर्टाइल FERTILE, ये होती है फर्टाइल की स्पेलिंग। तो यहाँ पर करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सी है, डी है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, फर्नेस मीन्स भट्टी होती है। यहाँ पर पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, नॉट ईजली एक्साइटेड और अपसेट, मतलब बहुत ही जल्दी कोई एक्साइट नहीं होता, अपसेट नहीं होता, मतलब इसका मतलब वो इंसान जो है ना बहुत जल्दी एक्साइट नहीं होता और अपसेट मतलब नाराज़ भी नहीं होता, बहुत ही अच्छा है, साध्य है, मतलब कहें तो ऐसे साधु संत ही होते हैं ना, जल्दी वो दुखी नहीं होते हैं और जल्दी किसी चीज़ के प्रफुल्लित नहीं होते हैं, मतलब उन्हें बहुत खुशी नहीं होती, बहुत दुख नहीं होता, तो उनको बोलते हैं प्लासिड, प्लेसिड पर्सन। पीसफुल मतलब होता है बिल्कुल शांत होना, लेकिन इन्होंने बोला कि बहुत जल्दी मतलब अपसेट भी नहीं होता है और एक्साइटेड भी नहीं होता है, तो पीसफुल मतलब शांत हो गया, तो शांत तो नहीं कहेंगे, सीरियस बहुत ही सीरियस तो इन्होंने बोला ही नहीं है, इंसिडेंट तो बिल्कुल नहीं है होगा। तो प्लेसिड मतलब होता है एकदम साध, ऐसा पर्सन जिसको बिल्कुल एकदम साधारण है, उसको कहते हैं जन्म मृत्यु का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो प्लेसिड उसको बोल सकते हैं। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, यहाँ पर पूछा गया है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है, किसका है, एनिमल लिविंग इन द सी ओनली, जो एनिमल सिर्फ वाटर में रहते हैं उनको मरीन
एनिमल बोलते हैं। आंसर सी इसका सही हो जाएगा, मरीन एनिमल। सो गाइस अगला है वो क्वेश्चन देखते हैं। फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है, तो प्रोक्योर सही लिखा है, मैसेकर सही लिखा है, मेडिक्योर देखिए मेडिक्योर और मेडिक्योर ये सेम शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ये वाला सही लिखा है। ये वर्ड ही कुछ नहीं होता है, ये यही वर्ड होता है जो डी है। तो यहाँ पर इनकरेक्टली जो स्पेल्ड है ना वो सी है, इसकी मेडिकेयर होता है, यानी कि MEDICOR मेडियो केयर। ठीक है, तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है 96 नंबर का। एंटोनिम पूछा गया है कि एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इमर्ज मैंने कल ही बताया था, मतलब पिछली क्लास जब भी हमारी हुई थी, तो इमर्ज मतलब होता है जो चीज़ दृश्य है, दिखाई देती है, यानी कहते हैं ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है, वो जस्ट ऑपोजिट पूछा गया है, तो उसको होगा डिसअपियर, मतलब जो दिखाई नहीं देता है। तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एक आइटम्स का मीन। आइटम दिया गया है, गिवन आइटम क्या है, आइटम्स अ डॉग्स लाइफ, मतलब एक कुत्ते की ज़िंदगी। इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब बहुत ही बकवास ज़िंदगी। तो लग्जरी लाइफ, अरे नहीं, लग्जरी लाइफ तो लग्जरी लाइफ होती है। अ सेल्टर्ड लाइफ, नहीं सेल्टर्ड लाइफ भी नहीं होगी। अ मिसरेबल लाइफ या फिर मीनिंगफुल लाइफ, तो ये होगी मिसरेबल लाइफ। आंसर सी इसका सही होगा, मतलब बहुत ही बकवास ज़िंदगी है, एक डॉग्स लाइफ है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर का। एंटोनिम फिर से पूछा गया है, एंटोनिम द गिवन वर्ड्स रिग्रेट। तो रिग्रेट मतलब बताइए क्या होता है। तो रिग्रेट मतलब होता है, आप जो है ना रिग्रेट का मतलब अगर हम आपको बताना चाहें तो कहेंगे सेटिस्फाई हैं आप, मतलब ये रिग्रेट से वो वाला नहीं है पछतावा वाला, ये सेटिस्फाई वाला है, सेटिस्फाई। ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन। तो क्या इरिटेशन नहीं, इम्पेशन, डिससेटिस्फेक्शन, हाँ बिल्कुल, ये देखिए डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन होता तो डिससेटिस्फेक्शन कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिग्रेट है, तो रिग्रेट का मतलब हो जाएगा कॉन्टेनमेंट। आंसर ए इसका होगा, कॉन्टेनमेंट। ठीक है, आंसर ए इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन अगला है, अच्छा फिल इन द ब्लैंक है, तो देखते हैं क्या। ही डैश टू फाइंड अ सेकेंड हैंड बुक इन अ शॉप, मतलब उसने जो है ना मैनेज कर ली है, ही मैनेज्ड, बी बिल्कुल देखिए, ही मैनेज्ड टू फाइंड अ सेकेंड हैंड बुक इन अ शॉप, मतलब उसने एक दुकान पे जो है सेकेंड हैंड बुक को कहीं ना कहीं मतलब ढूंढ ही लिया है, फाइंड ही कर लिया है। ठीक है, तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है 10 नंबर का, 100 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस में अंडरलाइन तो कुछ दिख ही नहीं रही है, फिलहाल देखते हैं कौन सा शब्द कहाँ पे फिट बैठेगा। इंडियाज सेकुलरिज्म, इंडियाज सेक्युलरिज्म एंड फ्रीक्वेंसी सेवर, यहीं पर होना चाहिए, सेक्युलरिज्म के साथ फ्रीक्वेंसी सेवर एज अ रोल मॉडल टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म एंड कॉन्सेंटेंटली, अरे नहीं, डेमोक्रेसी, इंडिया का सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी जो है ना ऐसे सर्व होता है जैसे कि रोल मॉडल की तरह सर्व किया जाता है अदर कंट्रीज़ में। तो अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना वो इंडिया को अपना एक रोल मॉडल की तरह मानती हैं, जैसे उसका इंडिया का सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को। तो आंसर जो है ना वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइज, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। नो, वन क्वेश्चन मोर। क्वेश्चन देखते हैं क्या। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, बिल्कुल आंसर ए ही हो जाएगा इसका। आपको मतलब ज़रूरत है, आपको ये मेडिसिन जो है ना रेगुलरली लेने की ज़रूरत है, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रेगुलरली। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन नेक्स्ट गाइस नहीं है, दिस इज़ ऑल क्वेश्चंस टुडे गाइस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ पा रहा होगा, और आपकी जो भी क्वेरी है वो हमें कमेंट्स में बता दिया करें। और गाइस हमारे जो भी लेक्चर हैं, जो भी हमारा सेशन है UPSC पैट के लिए, या फिर हमने जो भी UPSI के लिए हैं और NTPC के लिए हैं, उनका प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर लिया करें। और गाइस हमारे अगर आपको लेक्चर पसंद आता है और आपका बेनिफिट हो रहा है
तो गाइज़ अपने दोस्तों का भी बेनिफिट करें, जो भी स्टडी में लगे हुए हैं तो उनको भी शेयर करें। और गाइज़ कमेंट्स करके बताया करें कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, और जो भी आपका स्कोर रहा हो वो भी हमें बताएं। गाइज़ हमें अच्छा लगता है आपका कमेंट्स, बाय हार्ट हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप जो भी कमेंट्स करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव चीज़ें होंगी तो बिल्कुल आप नेगेटिव ही करेंगे, क्योंकि हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो होती ही हैं। फिलहाल के लिए आज का सेशन हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू गाइज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।